नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। याद है कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो भारत की जलवायु को पढ़ रहे थे, है ना। उसी में अगला वीडियो जो होगा आज वो स्पेशल वीडियो होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे जो ज्योग्राफी के बुक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनकी भी बात मैं कर लूँगा और थोड़ा सा मैं दूसरे बुक को भी इंक्लूड करूँगा आज पढ़ाने के दौरान। क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कौन सा? तो है मानसून। मानसून ज्योग्राफी का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है और बेहद आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मानसून की खासियत ये है कि आज तक इस पर 100% कोई भी ये नहीं बता पाया कि मानसून आने का कारण यही और केवल यही है। सभी जो ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इस विषय के, सब ने केवल और केवल आज तक कुछ अनुमान ही लगाया है, केवल और केवल आज तक कि इस और इसके कारण से क्या होता है तो मानसून भारत में आती है। उसमें से कुछ अनुमान बेहद सटीक हैं, लेकिन आज तक कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है कि ये मानसून जो है वो कब आएगी भारत में, किस तारीख को आएगी, और कभी कभी कमज़ोर होती है तो क्यों होती है। दुनिया भर में अलग अलग रीजन देखे जाते हैं। पेरू के तट के समीप भी अगर जल ठंडा हो जाता है तो मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अल नीनो और लाल नीनो का जो कॉन्सेप्ट है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पढ़िए मन लगाकर, अभी से डिटेल में पढ़िए चीज़ों को, वन लाइनर पढ़ के मत गुजरिएगा। आपके भविष्य का सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कल पूछ रहे थे कि आप तो बोल रहे थे दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का, फिर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है आपको, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक भी आपको ज्योग्राफी का भूगोल का भौ भी नहीं आता, जी भी नहीं पड़ता है आपको, तो बेसिक से एनसीईआरटी को 6 से 10 तक या 6 से 12 तक एक बार पढ़ जाइए, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। उसके पश्चात आप एडवांस या रेफरेंस बुक की तरफ में बढ़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस की बुक निसंदेह बहुत अच्छी बुक है। बेसिक से अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी आती है तो वो बुक आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आपकी टर्मिनोलॉजी भी बेसिक क्लियर नहीं है ज्योग्राफी में, तो फिर आपको दिक्कत ज़रूर होगा दृष्टि की बुक में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको पहले से ज्योग्राफी आना ही चाहिए। भूगोल क्या होता है, अक्षांश देशांतर, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। मानसून हमें पढ़ना है तो चलिए डायरेक्ट उसी बुक से शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ सवाल दिखाए थे, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो इन्हीं सवालों को लिखिए। मैं इतना आपको ज़रूर बोलूँगा कि ये सवाल जो है तारनहार हो सकता है आपका, इनको लिखिए बैठकर, एक एक सवाल को पढ़िए, चैप्टर को, जैसे बचपन में करते होंगे मिडिल स्कूल में। मैं भी मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर क्या करते थे कि चैप्टर पढ़ा और मास्टर साहब उसके पीछे के सवाल लिखने के लिए बोल देते थे। किताब में जाते थे, ढूंढते थे उसका आंसर और लिख देते थे। वहीं से शुरू कीजिए, बैक टू बेसिक, बेसिक से शुरू कीजिए चीज़ों को, है ना। तो यहाँ से शुरू कीजिएगा। चलिए चलते हैं दृष्टि आईएएस वाले बुक पर। बिना फोकट के मोटिवेशन कोई भी नहीं होता हमारे लेक्चर में, केवल और केवल पढ़ाई होती है। इन सवालों को ध्यान में रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर शाखा के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 2 स्थान, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 2 स्थान ढूंढना है, सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान, 2 शुष्कतम स्थान, ये सब आपको ढूंढना है। उसके अलावा और भी कुछ सवाल थे नीचे। कौन से सवाल थे याद कीजिए, कल मैंने आपको दिखाया था। चलिए दूसरे बुक में मैं दिखा दूंगा। वैसे चलते हैं, मानसून क्या है, कारण क्या है, कहाँ पर आती है, किस प्रकार से ITCZ क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जब वीडियो खत्म होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपके पास दृष्टि आईएएस की बुक हो ज्योग्राफी का, तो ये वाला बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। पढ़िएगा इसको अगर आपको बेसिक भी पता हो तो। ओके, नहीं पता हो तो एनसीईआरटी की वीडियो देखिए। 6ठी से 9th तक मैं पढ़वा चुका हूँ, 9th का भी कंप्लीट कर दूंगा 2 से 3 दिनों में। उसके पश्चात आपका बेसिक ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप उसको वीडियो को देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा आपको। ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बिल्ड करने होते, उसके बाद बेहद आसान सब्जेक्ट है। ओके, चलिए देखिए क्या कहा जाता है, मानसून क्या होता है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई याद रखना, कई बार पीसीएस वाले यही पूछ लेते हैं किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है ना। और देखिए क्या है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत, मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन शब्द अगर भारी लगे तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है इसमें चेंज। ओके, मौसम के हिसाब से जब वायु की दिशा चेंज हो जाती है, वही सामान्य अर्थों में सबसे सामान्य भाषा मानसून की वही होती है। भारत और अरब सागर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती है। इसके कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भारत का मैप है। ये जहाँ पर ये एरिया दिख रहा है ये ठंडा शीत एरिया है भारत का। ये जो एरिया दिख रहा है आपका ये उससे ज़्यादा गर्म है। ये सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश है भारत का पूरा पूरी। ये जो है ये कोस्टल एरिया है। यहाँ पर वर्ष भर ऋतुएं लगभग में एक समान रहती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते। अगला देखिए क्या है। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष वायुमंडल की अवस्था, मौसम और जलवायु कल मैं पढ़ा चुका हूँ। मौसम और जलवायु मैंने कल पढ़ा दिया था ना कि मौसम क्या होता है, प्रतिदिन बदल सकती है, एक दिन में 4 बार बदल सकती है, लेकिन जलवायु 30 से 35 वर्षों में बदल सकती है। सेम वही लाइन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था यहाँ भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ही रेफरेंस बुक होता है इन सभी के लिए। ये सब जो बुक लिखे जाते हैं ये सब कहाँ से डेटा उठाते हैं, तो एनसीईआरटी से उठाते हैं। भारत की जलवायु उष्ण का मानसूनी प्रकार की है, किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत का उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कल भी मैंने आपको बताया था कि शीतोष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध में भारत का कर्क रेखा के उत्तर का भाग स्थित है। लेकिन यहाँ पर ठंड इसलिए नहीं होती है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है, क्योंकि हिमालय स्थित है। हिमालय यहाँ की जलवायु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। परिसंचरण और परिवर्तन बड़े बड़े शब्द आएंगे, कुछ नहीं है, छोटे से टिचकुले से शब्द है। परिसंचरण वायु की दिशा आने जाने की जब बदल जाती है उसी को कहा जाता है परिसंचरण। ओके, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण आरंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का भी उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। ये विषुवत है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य यहाँ से यहाँ तक टहलता रहता है। पृथ्वी एक्चुअली में अपने अक्ष पर जो घूम ही रही है, तो घूमने के दौरान उसकी जो अक्ष है वो एक एंगल बना के घूमती है। तो थोड़े दिनों के ये सतह जो है ये तो वर्ष भर सूर्य के सामने रहता है, ये सतह कुछ दिनों के लिए सामने आ जाता है, ये सतह कुछ दिनों के लिए सामने आ जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। ज्योग्राफी में यही खासियत होती है कि जब आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो यही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। अब जून महीने में सूर्य भगवान कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कर्क रेखा पर पहुँच जाएंगे। उसमें भारत के ठीक ऊपर सूर्य भगवान होते हैं। इसी कारण से आपके यहाँ बेहद गर्मी पड़ती है। आपके सर के ऊपर जो है सूर्य स्थित होता है जून महीने में। ठीक है, अभी उत्तरायण होना शुरू हो गया है, यानी कि कर्क रेखा से उत्तर की तरफ में बढ़ने लग गए हैं सूर्य देवता। और वो कब आ जाएंगे, फिर मकर पर आएंगे, और मकर से अभी उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, विषुवत पर आएंगे। विषुव होगा उसके पश्चात वो ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। 2 बार विषुव की स्थिति बनती है जब ठीक ठीक विषुवत के ऊपर होते हैं सूर्य। ओके, ITCZ जैसे सूर्य ऊपर आता है तो ITCZ क्या है, एक लो एयर प्रेशर का एक बेल्ट है जो सूर्य के उत्तर आने से उत्तर की तरफ खिसक जाता है, सूर्य के दक्षिण जाने से दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। ITCZ का पूरा डेफिनेशन में बताने वाला हूँ, आपका कान है बस ध्यान से सुनना, 2 बार देख लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा इन सब चीज़ों में। टर्मिनोलॉजी का खेल है ज्योग्राफी, कोई भी पढ़ाएगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा। मेरे सामने बोर्ड रहता है तो मैं और अच्छे से पढ़ा पाता। ओके, इसके प्रभाव पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब का विकास होता है। भारतीय महाद्वीप में तापमान की अधिकता के कारण से निम्न वायुदेव क्षेत्र का विकास होता है। ये एक जगह है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ने पर वो चीज़ फैलती है, तो यहाँ पर जो एयर है वो फैल कर यहाँ से वापस चली जाएगी। यहाँ से सारी एयर जो है वो बाहर चली जाएंगी। जब बाहर यहाँ से चली जाएंगी तो एयर का प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि लो एयर प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा उत्तर का मैदान। इसीलिए मार्च से मई तक जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जून से सितंबर तक उतनी ही तेज़ बारिश होती है, क्योंकि ITCZ उतनी ही अच्छी से क्रिएट हो पाती है उत्तर के मैदानों में, और यहाँ पर जो है वर्षा अच्छी खासी होती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। सब मैं फोटो में दिखाऊंगा, ये सब मैं दिखाऊंगा, बस चैन से देखते जाइए। इसकी स्थिति लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इसे ही भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह को मानसून के लिए भारत में सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक के रूप में माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ये कोई ठोस, बहुत ही बेहद ठोस सिद्धांत नहीं है। मानसून के घटित होने के 1000 कारणों में से एक कारण इसको माना जाता है कि मेडागास्कर के द्वीप के समीप में हाई एयर प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। वहाँ से हवाएं बाहर की तरफ चलने लग जाती हैं। जब वहाँ से हवाएं बाहर की तरफ चलती है तो विषुवत को पार करने के पश्चात कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण से भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और भारत में आकर वर्षा करवाती हैं। भारत में आकर वर्षा करवाती है। मानसून के 1000 कारणों में से बार बार कह रहा हूँ आपको, उसमें से एक कारण इसको माना जाता है।
मानसून से वो जो हवाएं होती मेडागास्कर के पास ही क्यों इकट्ठा होती हैं, इसका जवाब कहीं पर भी स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा भी तो एक दो सिद्धांत हैं जिसके तहत दिए जाते हैं। वो सिद्धांत भी 100% एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके पीछे भी 100 कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ITCZ क्या होता है? विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। कहाँ पर होता है? ये विषुवत पर स्थित होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर की तरफ में आती है एयर प्रेशर का बेल्ट, और सूर्य के दक्षिणायन जाने से ये एयर प्रेशर का जो बेल्ट है ये दक्षिण की तरफ चली जाती है, और ये कहाँ पर आ जाती है? उत्तर के मैदानों में। इस क्षेत्र व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो गंगा के मैदान के पास आस पड़ोस में स्थित होते हैं, कर्क रेखा पर स्थित होते हैं, भारत के मैदानी भागों में स्थित होते हैं। इसलिए ITCZ भारत के मैदानी भाग में स्थित होता है। लो एयर प्रेशर का बहुत ही बड़ा सा बेल्ट होता है, और इसके कारण से क्या होगा, जहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं चलेंगी वो लो की तरफ में अपने आप बढ़ती चली आएंगी, और यहाँ पर आके क्या कराएंगी? वर्षा करवाएंगी। ओके, इसको मानसून का गर्त भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी आपके PT में सवाल बनाकर पूछा जा सकता है। ITCZ क्या होता है? ITCZ मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के उत्तरायण में होने से क्या होगा? उत्तर की तरफ आ जाता है। दक्षिणायन होने से दक्षिण की तरफ में चला जाता है। मैं दिखा देता हूँ, जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको। देखिए यही है ITCZ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, यही ITCZ, इसी को ITCZ कहा जाता है। ये आपका कर्क रेखा है। सूर्य जब उत्तर की तरफ आते हैं तो उत्तरायण होकर ITCZ यहाँ पर स्थित हो जाता है, और यहाँ पर विषुवत पार करने के पास दरअसल में मेडागास्कर द्वीप के समीप से हवाएं इस दिशा में चलनी शुरू होती है, इस दिशा में चलनी शुरू होती है। लेकिन विषुवत पार करने के पश्चात चूंकि उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। ये हवाएं दाहिने ओर मुड़ने के कारण से क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के पूरे रीजन में जहाँ पर ITCZ स्थित है वहाँ पर भारी वर्षा करवाती हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बस यही है मानसून का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है मानसून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है ITCZ। उसके पश्चात वही कहानी लिखा हुआ है कि भाई हवाएं चलती है, हवाएं चलने के पश्चात कहाँ पर आ जाती है? तो ITCZ की तरफ में आकर्षित होती हैं, वहाँ पर आके भारी वर्षा करवाती हैं। ओके, अगला देखिए क्या है मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागर, ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनासी के तहत लगभग में हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायु दाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के सीमाई प्रदेश वाले इलाकों में वायु दाब को मापकर मानसून की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मानसून से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ आज तक ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं बना। ये इतना कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते इसका कारण। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 16 कारक मानदंडों के आधार मानसून के स्वभाव व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाता है। जो भारत का मौसम विभाग है ये 16 फैक्टर को इसने रखा हुआ है। उन 16 फैक्टर के आधार पर मानसून का पूर्वानुमान या मानसून के बारे में जो भी कुछ बोलता है मौसम विभाग वो इसी के आधार पर बोलता है। ओके, अब अगला है भारत में मानसून का आगमन। एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये जो है ये अरब सागर की शाखा है, ये यहाँ पर आएगी। मानसून की एक बड़ी खासियत होती है, जहाँ पर वो सबसे देर में पहुँची है वहाँ पर से वो सबसे पहले निकलती है। सबसे देर में इस इलाके में राजस्थान में पहुँचती है। यहाँ से सबसे पहले मानसून का वापसी होगा, उसके बाद यहाँ से होगा, उसके बाद यहाँ से मानसून का वापसी होगा, फिर धीरे 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 करके संपूर्ण भारत से मानसून की वापसी होती है। क्या बोला मैंने कॉन्सेप्ट? जहाँ पर सबसे देर से मानसून पहुँची थी वहाँ से सबसे पहले मानसून वापस हो जाएगी। जहाँ पर सबसे पहले मानसून आई थी वहाँ पर सबसे देर से मानसून वापस जाएगी। ओके, अब देखिए क्या है भारत में मानसून का आगमन। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा को मौसमी कहते हैं, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाती है। सर्वप्रथम मानसून हवाएं केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट की संज्ञा दी जाती है। मानसून का प्रस्फोट क्या होता है? जब हवाएं मेडागास्कर के द्वीप के समीप से चलनी शुरू होती है, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर, जो मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से, दाहिनी तरफ मुड़कर विषुवत पार करने के पश्चात दाहिनी तरफ मुड़कर भारत की तरफ में आती हैं, तो सबसे पहले केरल के तट के समीप में वर्षा करवाती हैं, जिसको मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, जो सामान्य तौर पर जून के पहले सप्ताह में होता है। ओके,
भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल पर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसी प्रकार पूर्वी भारत में पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होती है। पहाड़ के कारण से, भारत के उच्चावच के कारण से, कहीं पर पाठार है उसके कारण से पूरे भारत में अलग अलग वर्षा होती है। पश्चिमी तट पर यानी कि पश्चिमी घाट जो है इसके पश्चिमी भाग पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि कल मैंने समझाया था कि पहाड़ के ठीक पीछे वाले हिस्से में बहुत कम वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर मासिनराम है वहाँ पर कीपाकार पहाड़ पाया जाता है, जिस कीप में जाकर जो वायु है, जो बादल है वो फंस जाती है, कीपाकार पर्वत पाया जाता है और इस कीप के कारण से यहाँ पर इतनी वर्षा होती है कि दुनिया के सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में ही होती है, क्योंकि इस कीपाकार पर्वत श्रेणी के बीच में जब बादल प्रवेश करती है तो फंस जाती है, फिर सालों भर वहाँ पर भारी बारिश करवाती रहती है। नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ इतने हैं कि वो बादल को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, घूम घूम कर पूरे बादल वहाँ पर वर्षा करवाते रहते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगला देखिए क्या है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों के कारण नियंत्रित होती है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि कहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पहाड़ है तो पहाड़ के जिस तरफ से वायु टकरा रही है उस तरफ तो खूब अच्छी वर्षा होगी, लेकिन पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में वर्षा नहीं हो पाती है, बहुत ही कम होगी, जिसका उदाहरण मैंने आपको मराठवाड़ा और कर्नाटक के सूखे प्रदेश का दिया था। ओके, भारत वर्षा का अनुपात पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% वर्षा होती है, ठंड वाले वर्षा से। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से 10%, जो आप मई वगैरह में वर्षा देखते हैं जो स्थानीय पवनों के कारण से होता है, ये 10% होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 74% वर्षा प्राप्त होती है। इसीलिए भारत सरकार के बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बजट जो है भारत सरकार का वो फरवरी महीने में आ जाता है और मानसून जून जुलाई तक में आती है। इसके कारण से क्या होता है, भारत सरकार बजट तो पारित कर देती है लेकिन आस लगाकर बैठी रहती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी चलेगी। ये डिपेंड करता है किस पर, तो मानसून पर। इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है भारत सरकार के बजट को। ओके, ये ध्यान में रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। जैसे अगर ये भारत है तो यहाँ पर जितनी वर्षा होगी यहाँ पर बीच में जाकर वर्षा कम हो जाएगी, यहाँ पर जितनी वर्षा होगी यहाँ पर बीच में जाकर वर्षा कम हो जाएगी। समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण से वर्षा का जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ओके, अगला देखिए क्या है। यही कारण है कि भारत मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105, इलाहाबाद में 76, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर है। इसीलिए जब वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है तो खरीफ फसलों को नुकसान तो होता है, साथ ही शीतकालीन फसलों की बुआई में भी कठिनाई आती है। और इसके कारण से भारत की इकोनॉमी को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किन चीज़ों पर, तो मानसून पर डिपेंड है। अब मानसून को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसी सिद्धांत में से एक जो था थ्योरी इंडियन ओशियन डाइपोल, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एक थ्योरी है इंडियन ओशियन डाइपोल जो अपने इसी में चैप्टर में है, उससे आपके मेंस में पिछले साल सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगली बार जब पूछ लेगा तब आप लोगों की आदत है पढ़ने की। जब तक वो नहीं पूछता बच्चे उसको इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं हैं। जब वो पूछ लेता तब वो इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उनको पता होता है कि अब ये पूछेगा ही नहीं, है ना। मानसून के इस सिद्धांत को एडमंड हेली ने 1656 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। 1656 ईस्वी, बहुत पहले। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों महासागरों के उष्मन के अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं इस स्टेटमेंट में, जिसके कारण यहाँ निम्न वायु केंद्र का विकास हो जाता है। अभी मैंने बताया गर्म होने पर वायु फैलती है, फैलने के कारण वहाँ से दूर चली जाएगी, वहाँ पर लो एयर प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। तापीय विषुवत रेखा का मतलब होता है, एक तो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो तापीय विषुवत रेखा कर्क रेखा को मान लिया जाता है। तो जब सूर्य मकर पर होता है तो तापीय विषुवत रेखा मकर को मान लिया जाता है। ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से तय होता है। सूर्य के 15 डिग्री, विषुवत के 15 डिग्री ऊपर और 15 डिग्री नीचे तापीय विषुवत रेखा को मान लिया जाता है। सामान्य तौर पर एक अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है, मान लिया जाता है कि ताप अभी सबसे ज़्यादा कर्क के आसपास में है, ताप अभी सबसे ज़्यादा मकर के आसपास में है, तापीय विषुवत रेखा। ओके,
इसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायु दाब केंद्र की ओर खींची चली आती हैं। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती है, जहां इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है और इसी दक्षिण पश्चिम के कारण भारत में आ जाती हैं और ये क्या करती हैं, भारी बारिश करवाती है। चूंकि समुद्र के ऊपर से आ रही है तो इनके अंदर आर्द्रता भर जाती है। समुद्र के ऊपर से कोई गर्म हवा अगर आ रही है गुजर कर, धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो समुद्र से ढेर सारा पानी अपने अंदर संग्रहित कर लेंगी और जब वो भारत में आएंगी तो भारत में आकर वर्षा करवाती हैं वो। चूंकि ये पवनें समुद्र में लंबी दूरी तय करती है अतः अपने साथ आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में लाती है। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। बारिश पानी की बूंदों से भरा हुआ हवा, पानी की बूंदों से भरी हुई हवा जो होती है उसी को आर्द्र हवा कहा जाता है, जिसके कारण ही इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी लाइन आपसे पूछा जा सकता है आपके पीटी मेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कवर कीजिएगा। ग्रीष्मकाल के विपरीत शीतकाल में जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो एशिया का स्थानीय भाग महासागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायु दाब केंद्र निर्मित हो जाता है और हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। फलतः हवाएं स्थल से महासागर की ओर कब बहने लग जाती है, ग्रीष्मकाल के विपरीत शीत ऋतु में ठीक इसके उल्टा होता है। स्थल जो होता है ये ज़्यादा ठंडा होता है, पानी कम ठंडा होता है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ में हवाएं चलने लग जाती है। यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर लो बनता है, हाई से लो की तरफ में हवाएं चलने लग जाती हैं। अब अगला जो लाइन है इसके कारण से अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो इसी कारण से होती है। दरअसल देखिए हो क्या रहा है, स्थल से हवाएं चलने लग गई हैं समुद्र की तरफ में, ये ऐसे चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके ये तमिलनाडु में भारी वर्षा करवाती हैं। लौटता हुआ मानसून भी इसको कई बार कह दिया जाता है। उत्तर पूर्वी दिशा से मानसूनी हवाएं आती हैं कहाँ पर, कोरोमंडल तट के लिए, तमिलनाडु तट के लिए ऐसा होता है केवल और केवल, तो तमिलनाडु में भारी वर्षा करवाती है। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा नहीं, यही वर्षा केवल और केवल होती है। आलोचकों के अनुसार यह मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून के आगमन में अनिश्चितता विद्यमान है। आलोचकों ने कहा कि ये जो एडमंड हेली का ये सिद्धांत है ये छोटी सी व्याख्या है, ये संपूर्ण व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है संपूर्ण व्याख्या? क्योंकि मानसून सूर्य तो उत्तरायण दक्षिणायन होता ही रहता है, लेकिन मानसून कभी कमज़ोर हो जाता है तो कभी बहुत ही ज़्यादा मानसून हो जाता है, कभी अधिक वर्षा तो कभी कम वर्षा का सिद्धांत आ जाता है। अगला है गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत। ये जो नया सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था फ्लोन ने। यही पूछ लेगा पीसीएस आपसे कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी क्या है? तो गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत मानसून के लिए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो फ्लोन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ITCZ वाला जो मैंने कहानी आपको बताया है, ये ITCZ वाला कहानी इसी ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो फ्लोन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसने क्या बोला कि एक लो एयर प्रेशर बेल्ट है ITCZ, जो सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर आ जाती है, सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिण चली जाती है। इसी कारण से भारतीय मानसून की घटना घटित होती है। यही बोला था किसने? तो फ्लोन महोदय ने यही बोला था। ओके, देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। ओके, उसके अगला है कि इसका सिद्धांत जेट स्ट्रीम का सिद्धांत या ऊपरी वायुमंडल में अब जेट धाराएं क्या होती है, क्षोभ सीमा के समीप में बहुत ही तेजी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। ये हवाएं जब सामान्य तौर पर हिमालय के उत्तर में होती हैं, भारतीय मैदान के उत्तर में चली जाती है मानसून के मौसम में, नहीं तो भारतीय मैदान के ऊपर में एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कारण से भारतीय के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मानसून की घटना घटित नहीं होती है। जब ये उत्तर में चली जाती है, सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात हिमालय के उत्तर में चली जाती है, तो उसके कारण से भारत में मानसून का आगमन हो पाता है, ITCZ बन पाता है और यहाँ पर मानसूनी हवाएँ आ पाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ देता हूँ लाइन बाय लाइन। यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है जेट स्ट्रीम, जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति मदद मिलती है। उत्तर पूर्वी मानसून किसके लिए आती है बंधुओं? ये तमिलनाडु के लिए आती है। उत्तर पूर्व से हवाएं कहाँ पर चल रही है? तो तमिलनाडु राज्य की तरफ में आ रही है और तमिलनाडु वर्षा करवाती है। कब? तो नवंबर अक्टूबर के अंत में, दिसंबर के महीनों में। ओके, शीतकाल में पूरे पश्चिम तथा मध्य एशिया में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जब यह तिब्बत के पठार में पहुंचती है तो अवरोध के कारण दो शाखाओं बंट जाती है।
एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से पठार के समानांतर बहने लगती है, दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चली जाती है, जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी विक्षोभ को लाती है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है? ये भूमध्य सागर की तरफ से आती है। एक पूरा मैप में अंत में मैं कंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे चलती है, जो तमिलनाडु तट के समीप पर टकराकर तमिलनाडु में वर्षा करवाती है। ये दक्षिण पश्चिम का मानसून है, जो ग्रीष्म ऋतु में आती है। तमिलनाडु वाला वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होती है। यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ चलती है, जो भारत के मैदानों में आकर वर्षा करवाती है। पश्चिमी विक्षोभ चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ में वर्षा घटता जाएगा। मानसून जब आती है तो मानसून दो शाखाओं में आती है, एक अरब सागर शाखा होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। ये पूरे भारत में इस तरह से घूम के वर्षा करवाती है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। 3 वर्षा मैंने दिखाया। एक दिखाया आपको मैंने यहाँ से, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये कब चलती है? तो ये शीत मौसम में, अभी ठंड के मौसम में आती है, दिसंबर जनवरी और इन मौसमों में वर्षा करवाती है। जबकि ये जो है ग्रीष्मकालीन है और तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा होती है। 3 जगहों पर मैंने अलग अलग वर्षा के बारे में आपको बताया है। ध्यान में रखिएगा इन तीनों को। तीनों से संबंधित अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग कारण हैं। सभी के कारणों को आपको ध्यान में रखना होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब देखिए अगला क्या है। अगला है कि इसी थ्योरी के बारे में, ये जो आपको जेट स्ट्रीम का थ्योरी है, इसी थ्योरी में अगला बताया गया है कि तिब्बत के पठार के समीप में क्या होता है। तिब्बत के पठार के गर्म होने के पश्चात से वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और उनका अभिरोहण हो जाता है। उसके पश्चात वो कहाँ पर गिरती हैं? ये सभी की सभी हवाएं इकट्ठा होती है मेडागास्कर द्वीप के समीप में, और यही मेडागास्कर द्वीप के समीप में जब इकट्ठा होती है तो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। हाई प्रेशर बेल्ट बनने के पश्चात से ये भारत की तरफ में चलने लग जाती है और भारत में मानसून की उत्पत्ति करवाती हैं। बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। 1 से 2 को बस ध्यान में रखिएगा। ITCZ को ध्यान में रखिएगा और फ्लोन के सिद्धांत को थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं, ITCZ वाले को। बाकी कॉम्प्लेक्स अगर आपको लगे तो इन चीज़ों को ज़्यादा समझने पर समय नहीं देना है, बस कुछ कारणों को नोट कर लेना है। आपसे एग्जाम में मानसून के कुछ कारण पूछे जा सकते हैं या सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे तो दूसरी बार देख लीजिएगा। टर्मिनोलॉजी का खेल है, एक बार खुद से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ओके, गर्मी में सूर्य के उत्तरायण होने के समय सभी ताप कटबंधों का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है। बार बार मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य जब उत्तर आएगा तो सभी के सभी ताप वाले क्षेत्र उत्तर आ जाते हैं। सूर्य जब दक्षिण जाएगा तो दक्षिण चले जाएंगे, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी तिब्बत की पठार के उत्तर विस्थापन हो जाता है। जो भारत के ऊपर में जेट स्ट्रीम बह रही थी वो भी हिमालय के उत्तर में चला जाता है, तिब्बत के पठार के उत्तर में चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये क्षेत्रीय प्रभाव है, ये लोकल होता है, कई मेजर प्रभाव नहीं होता है, वैश्विक रूप से नहीं चलती है। ये यहाँ का लोकल प्रभाव उत्पन्न करता है। उसके बाद से तिब्बत से गर्म होकर, अब तिब्बत मौसम में क्या होगा भाई, बिल्कुल ही बिना घास के, बिना पेड़ पौधे का एक पठार है। पठार गर्म होकर क्या होता है, वहाँ से भारी मात्रा में, तिब्बत कोई छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा सा पठारी प्रदेश है, भारी मात्रा में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वो गिरती कहाँ पर है, तो मेडागास्कर के समीप जाकर गिरती हैं सारी की सारी हवाएं। और फिर वो हवाएं मेडागास्कर के पास में हाई एयर प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं, जिसके पश्चात यहाँ से अब हवाएं बाहर की तरफ चलनी शुरू होगी। अब ये बाहर की तरफ चल के भारत की तरफ में आती हैं और भारत में वर्षा करवाती हैं, जो मानसून के एक प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी यही कहानी इन्होंने लिखा है कि मेडागास्कर द्वीप के समीप में उच्च वायु दाब का विकास होता है, उसके पश्चात से दक्षिण पश्चिम मानसून का जन्म होना शुरू होता है। अब कई सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि मेडागास्कर के समीप ही इन हवाओं का अवरोहण क्यों होता है, नहीं पता किसी को। ये हवाएं कब मेडागास्कर से भारत की तरफ में चलनी शुरू होंगी, नहीं पता किसी को। कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसा नहीं अभी तक एक्सप्लेन कर पाए हैं लोग कि मेडागास्कर के द्वीप से किस तिथि को मानसून की हवाएं भारत की तरफ में चलनी शुरू होती हैं। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को। तो ये मानसून की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स इसमें कॉन्सेप्ट हैं, अभी तक इसको क्लियर नहीं कर पाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है अल नीनो को पढ़ लीजिए, उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल को पढ़ लेंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। अल नीनो, ध्यान से सुनिएगा, अल नीनो, एल नीनो भी कहा जाता है। अल का मतलब अकाल,
अब ध्यान में रखिएगा, जब भी अल नीनो आएगा तो भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा। अकाल सच में नहीं पड़ता है, कमज़ोर पड़ जाएगा। याद रखने के मैं कह रहा हूँ, एल नीनो या अल नीनो हो तो भारत में मानसून कमज़ोर होगा। लाल नीना ये शब्द है भाई, याद रख लीजिए, बस ज्योग्राफी का टर्म है। लाल नीना तात्पर्य भारत में मानसून बहुत अच्छी होगी, मानसून पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा मतलब और अच्छी मानसून होगी। अल नीनो अकाल, भारत में मानसून कमज़ोर हो जाएगा। ओके, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू के दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है और ये कहाँ पर नजर आती है? पेरू के तट के समीप में नजर आती है। भारत मानसून के लंबे पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी, जिसके कारण से भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर उसमें सूखे का डर मंडराने लग गया था। इस तंत्र में महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र होता है और इस धारा के कारण से, एक धारा के गर्म और ठंडा होने के कारण से पूरे दुनिया भर में मौसमिक परिघटनाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरूवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पेरू के समीप में बहने वाली जलधारा का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर में जलधारा में जो टेम्परेचर में डिफरेंस था वो प्रभावित हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के धारा और जल में टेम्परेचर में वेरिएंट के कारण से हिंद महासागर का टेम्परेचर वेरिएंट प्रभावित होता है। अब हिंद महासागर के टेम्परेचर वेरिएंट प्रभावित होने से मानसून प्रभावित हो जाता है। पूरे दुनिया का महासागर एक ही है, कहीं पर भी कोई गर्म ठंडा होता है तो संपूर्ण विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है। उसी का सबसे शानदार उदाहरण है अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लावक प्लैंकटन की मात्रा में कमी जिससे समुद्र मछलियों की संख्या घट जाना, ये सब वहाँ पर लोकल रूप से होता है। लेकिन समुद्र में तापमान में परिवर्तन से क्या होगा? समुद्र अगर अधिक गर्म है तो जल वाष्प अधिक बनेंगे, आर्द्र हवाएं अधिक बनेंगी। समुद्र अगर ठंडा है तो वहाँ पर जल वाष्प ग्रहण करना आसान नहीं होगा। हवाएं जो गुजरेंगी उनके पास आर्द्रता नहीं हो पाएगा। आर्द्रता नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, कमज़ोर वर्षा होगी। समुद्र का तापमान इस प्रकार से प्रभावित करता है किस चीज़ को? तो अल नीनो, लाल नीनो मानसून को प्रभावित करता रहता है। क्लियर हो गया? हिंद महासागरीय डाइपोल, ये आपके 68 बीपीएससी मेंस का सवाल है। बहुत सारे बच्चे तारे देख रहे थे, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बेहद घटिया सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत क्या बोला जाता है, ये हिंद महासागर, ये देखिए भारत है, ये हिंद महासागर है। यहाँ पर कभी गर्म हो जाता है तो यहाँ पर ठंडा हो जाता है, यहाँ पर जब ठंडा होता है तो यहाँ पर गर्म हो जाता है। दो पोल नज़र आ रहा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी को इंडियन ओशियन डाइपोल कहा जाता है। बेहद घटिया कॉन्सेप्ट, आपके मेंस का लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल था ये, क्योंकि करंट अफेयर में चर्चा में था। ये सवाल है 68 बीपीएससी का गुरु, मैंने नहीं बनाया है, 68 बीपीएससी का है। ओके। गर्मी के दिनों में हिंद महासागर के जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हिंद महासागरीय डाइपोल की संज्ञा दी जाती है। हिंद महासागरीय डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे यही पूछ लेगा कि भारतीय नीनो का तात्पर्य क्या है, तो आप वहाँ पर बता दोगे हिंद महासागर डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल। कभी पूर्वी हिंद महासागर गर्म हो जाती है तो कभी ठंडी हो जाती है, कभी पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो जाती है तो ठंडी हो जाती है। इसके कारण से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। यह एल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। हिंद महासागर डाइपोल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हिंद महासागरीय डाइपोल गर्म होना, ठंडा होना, पूर्वी हिंद महासागर गर्म होना, पश्चिमी हिंद महासागर का ठंडा होना। अब ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक डाइपोल, नकारात्मक डाइपोल। कुछ नहीं बकवास, अभी याद हो जाएगा। सकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर सामान्य तापमान से अधिक होता है। सकारात्मक में क्या होगा? इसका तापमान जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में, इसका तापमान लो, इसका ज़्यादा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल। इसका तापमान कम हो जाएगा, इसका तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो ये होगा नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल। अब सकारात्मक हमारे लिए अच्छा होगा कि नकारात्मक हमारे लिए अच्छा होगा मानसून के लिए?
हमारे लिए सकारात्मक वाला ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर गर्म होने से क्या होगा, वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन अधिक होने से क्या होगी, हवाओं को आर्द्रताएं अधिक मिल पाएगी, भारत में मानसून खूब अच्छे तरीके से होंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए नुकसानदेह होगा सकारात्मक डाइपोल। अब आपसे यही पूछ लेगा एग्जाम में कि निम्न में से सकारात्मक डाइपोल किस में अधिक वर्षा करवाएगी, तो आप वहाँ पर बोलोगे कहाँ से सवाल पूछ लिया है, आपके एनसीईआरटी में भी है, दृष्टि आईएएस के भी बुक में है, प्रीवियस ईयर मेंस में भी है, सभी जगहों पर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे कितना एक्सप्लेन कर रहा है ये आदमी, है ना। सकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है, यही मैं आपको बता रहा था। इस लाइन को जरा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके पीटी में यही लाइन बनाकर पूछ लिया जाए। सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होता है, नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल भारतीय मानसून के लिए नकारात्मक होता है। हमारे लिए जो सकारात्मक वो सकारात्मक डाइपोल, हमारे लिए जो नकारात्मक वो नकारात्मक डाइपोल। अरब सागर ज़्यादा गर्म तो हमारे लिए सकारात्मक, अरब सागर ज़्यादा ठंडा तो हमारे नकारात्मक। पश्चिमी हिंद महासागर तापमान सामान्य तापमान से कम तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर तापमान सामान्य तापमान से अधिक होता है तो नकारात्मक होता है। नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति का निर्माण करता है, इसीलिए वो नकारात्मक है। हमारे लिए प्रतिकूल तो नकारात्मक डाइपोल, हमारे लिए अनुकूल तो सकारात्मक डाइपोल। ओके, देखिए यही था ये। अब इसको ध्यान में रखिएगा, मानसून का मैंने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद क्या था, इसके बाद यही है कि सूर्य जब दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है सूर्य का, उसके पश्चात से क्या होता है, ITCZ भी नीचे चली जाती है और मानसून भारत से लौटने लग जाती है। सितंबर महीने से शुरू होगा, जो मैंने आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पर मानसून सबसे देरी से पहुँची है वहाँ पर मानसून सबसे पहले वहाँ से विदा ले लेगी और विदा लेकर कहाँ चली जाएगी, सबसे नीचे चली जाएंगी। अब आपने सोचा है कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर और ये सब इलाके जो है, वहाँ पर मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती है, तो पहाड़ के कारण से नहीं होती है। पहाड़ कौन सा, तो आरावली की पहाड़। मैं दिखा देता हूँ एक फोटो में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके पश्चात हम लोग एंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस फोटो को, अभी मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पर मानसून की हवाएं आती है, यहाँ पर मुड़ जाती हैं, ये हवाएं फिर कहाँ पर चली जाती हैं, पूरे भारत में प्रवेश करके पूरे भारत में वर्षा करवाएंगी। लेकिन यहाँ पर आरावली की श्रेणी है जो दिल्ली तक आती है, आरावली की श्रेणी है। आरावली की श्रेणी के कारण से यहाँ पर जब हवाएं जाती हैं तो अधिकांश वर्षा यहीं पर हो जाता है और उसके बाद जो हिस्सा है इसमें वर्षा 9 के बराबर में होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। इसी कारण से राजस्थान के पश्चिम का इलाका और गुजरात के बिल्कुल पश्चिम का इलाका जो है, वर्षा से मानसून में बेहद कम वर्षा यहाँ पर होती है। क्यों, तो यही एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पश्चिमी घाट में देखिए यहाँ पर खूब वर्षा होती है, जबकि ये एरिया ड्राई एरिया है। क्यों ड्राई है ये, तो ये पहाड़ के ठीक पीछे का भाग है, पृष्ठ प्रदेश है पहाड़ का, इस कारण से यहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है। अगर हिमालय नहीं रहता तो ये सारी जो हवाएं हैं, ये मानसूनी हवाएं बिल्कुल चली जाती आगे और भारत एक सूखा, ठंडा, शीत मरुस्थल होता, न कि एक इतना समृद्ध देश होता। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मानसून को एक बार और इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से चैप्टर को पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। कहीं पर कुछ खामी हुई हो तो भी बताइएगा। मेरे पास जितना संसाधन है उसमें मैं अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाया, उस पर कैसे पढ़ाऊँगा, है ना। तो वो जिस दिन होगा उस पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।